हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 88। शिवम ने वंश की भावनाओं को समझते हुए आखिरकार उसे मुंबई जाने की परमिशन दे दी। अपने लिए अपने पापा का प्यार देखकर वंश खुद को रोक नहीं पाया और नम आंखों के साथ अपना सर उनके कंधे से लगा दिया। शिवम ने भी उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे ये एहसास दिलाया कि हर पिता उतना कठोर नहीं होता जितना वह खुद को दिखाता है। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ ठंड बहुत है, तुम बीमार पड़ जाओगे, शिवम ने कहा तो वंश अपनी नम आंखों को पहुंचकर शिवम का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, देखिएगा पापा, एक दिन मैं आपको और माँ को बहुत प्राउड फील करवाऊंगा। हमें तुम पर भरोसा है, तुम हमारे बेटे हो, बस अपने गुस्से को कभी अपने सपनों की आड़े मत आने देना। शिवम ने वंश के गाल को प्यार से छूकर कहा। वंश ने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए हामी भरी और गर्दन हिला दी। मुन्ना काफी पहले वहां से नीचे जा चुका था। शिवम वंश के साथ नीचे चला आया। वंश के कमरे के सामने आकर शिवम ने कहा, अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाओ, फिर सब साथ में खाना खाते हैं। ठीक है पापा, वंश ने कहा तो शिवम नीचे चला गया। वह खुशी खुशी कमरे में आया। जैसे ही वह बाथरूम की तरफ बढ़ा, उसके कानों में मुन्ना की आवाज पड़ी, हाँ तो वंश बाबू गुप्ता जी माने कि नहीं। मुन्ना की आवाज सुनकर वंश जल्दी से पलटा। देखा मुन्ना उसके बेड पर लेटे, दोनों हाथ पीछे सर से लगाए अपने दाएं पैर को बाएं घुटने पर रखकर हिला रहा था। कमीने, ये सब तूने किया? मतलब पापा को तूने मनाया? वंश ने खुशी और हैरानी के मिश्रित भावों के साथ कहा। हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टर को तेरी शक्ल पसंद आ गई कि उसने तुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया, मुन्ना ने उठकर बैठते हुए कहा। वंश आकर उसके बगल में बैठा और उसकी तरफ देखकर प्यार से कहा, ये सब तूने किया ना? मुन्ना ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा। क्यों? वंश ने पूछा। बचपन से एक ही तो सपना देखा है तुमने, अब अगर वो भी पूरा ना हो तो मजा नहीं आएगा। माफ करना, लेकिन हमने उस दिन कबर्ड से तुम्हारे सारे फोटोज चुरा लिए थे। उसके बाद हमने उन्हें डायरेक्टर को भेजा। तुम्हें याद है उस दिन वो तुम ऑडिशन के एड के पेपर को देख रहे थे और बाद में उसे फेंक दिया था? उस दिन हमने तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी थी। उस दिन हमें एहसास हुआ कि तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। बस उसी दिन से लग गए हम तुम्हारे काम में। तुम्हारा सपना हमारा सपना, मुन्ना ने कहा। वंश की आंखें फिर नम हो गई। उसने नीचे देखते हुए अपना हाथ मुन्ना के हाथ पर रखा और कहा, मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज के जमाने में जहां भाई एक दूसरे का गला काटने से भी नहीं हिचकिचाते, वहां तुमने मेरे सपनों को अपना सपना समझ लिया। तू बहुत ग्रेट है यार। बस कर, अब तू मुझे इमोशनल कर रहा है। हम बाकी सब अपनी फीलिंग्स शो कर देते हैं, चाहे हम खुश रहें, दुखी रहें, लेकिन तू है जो अपनी हंसी के पीछे सब छुपा लेता है। तू मेरे हिस्से की खुशियां डिजर्व करता है। अब ज्यादा मत सोच और मुंबई जाने की तैयारी कर। मुन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वंश ने उसे गले लगा लिया और कहा, ये सारी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ हो ना, तब भी तू मेरी साइड होगा, ये मुझे भरोसा है। मुन्ना ने सुना तो उसकी पीठ थपथपाने लगा। तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो खाना खाने नीचे आओगे? सारिका ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। बड़ी माँ, हम दोनों तो बस आ ही रहे थे, मुन्ना ने उठते हुए कहा। मैं हाथ मुंह धोकर आया, कहकर वंश बाथरूम की तरफ चला गया। अच्छा हुआ तुम आए, वरना आज ये पूरा दिन कमरे में ही था। तुम्हारे बड़े पापा क्या कहा मुन्ना? मुन्ना मुस्कुराया और कहा, बड़े पापा ने वंश को मुंबई जाने की परमिशन दे दी है। अब बस वंश मुंबई में सब अच्छे से संभाल ले, उसकी चिंता तुम मत करो। मुंबई में हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, हम उनसे कहेंगे वंश का ख्याल रखें।
हम तो ये सुनकर ही खुश हैं कि शिवम जी ने उसकी भावनाओं को समझा। सारिका ने खुश होकर कहा। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद वंश आया और तीनों नीचे चले आए। सारिका ने मुन्ना से भी खाना खाकर जाने को कहा। मुन्ना भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाने के बाद मुन्ना घर चला गया। वंश ऊपर अपने कमरे में चला आया। आज वंश बहुत खुश था। उसने उस लिफाफे को खोला और उसमें रखा कॉल लेटर और फ्लाइट का टिकट देखा। वंश मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई जब उसे याद आया कि वह इंदौर नहीं जा पाएगा। उसे इंदौर और मुंबई में से किसी एक को चुनना था। अब जैसा वंश था उस हिसाब से उसने अपने सपने को पहले रखा और अपने हाथ पर पहने गौरी के बैंड को देखकर कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा गौरी, बस अभी के लिए मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है। वंश स्टडी टेबल के सामने आ बैठा और लैपटॉप ऑन करके अपना काम करने लगा। अगली सुबह वंश जल्दी उठा और मुंबई जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगा। पहली बार वह इतनी दूर जा रहा था। सारिका, आई और बाबा सब पैकिंग में उसकी मदद कर रहे थे। सारिका ने कुछ गर्म कपड़े वंश के सूटकेस में रखते हुए कहा, मुंबई में इस वक्त काफी ठंड होगी, इसलिए गर्म कपड़े पहन लेना और हाँ, ज्यादा बाहर मत घूमना। माँ, मैं सिर्फ ऑडिशन देने जा रहा हूँ, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। वंश ने कहा, अरे सिलेक्ट भी हो जाएगा, महादेव का आशीर्वाद है तुम्हें, और तू तो दिखता भी हीरो है। क्या तू टीवी पर आएगा? आई ने पूछा। हाँ आई, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले मैं ऑडिशन पास कर लूं, उसके बाद। मुन्ना आया क्या? वंश ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। वो आ जाएगा। मुंबई में तुम कहाँ रुकने वाले हो? शिवम ने आते हुए कहा। वो मैं अपने दोस्त। वंश ने इतना ही कहा कि सारिका ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मुंबई एयरपोर्ट पर नवीन इसे लेने आ जाएगा। हमने उससे बात कर ली है। वंश उन्हीं के घर रुकेगा। माँ, लेकिन उनके घर क्यों? वंश ने कहा, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमना भी था। सरू सही कह रही है, तुम उन्हीं के घर रुकोगे, शिवम ने कहा। बेचारा वंश, उसे मुंबई जाने की परमिशन जरूर मिली थी लेकिन वहां भी वो पाबंदियों में रहने वाला था। वह कुछ और बहस करता इससे पहले ही मुन्ना अपनी जीप लेकर आ पहुंचा। उसने हॉर्न बजाया तो वंश अपनी पीठ पर बैग टांगे और सूटकेस हाथ में लिए बाहर चला आया। उसने अपने बैग्स पीछे रखे और सबसे मिलकर मुन्ना के बगल में आ बैठा। अपना ख्याल रखना और हाँ, पहुंचते ही फोन कर देना, सारिका ने कहा। हाँ माँ, आप सब भी, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुन्ना वंश के साथ वहां से निकल गया। मुझे लगा तू भी मेरे साथ आएगा, वंश ने अपनी हुडी का कैप पहनते हुए कहा। हमें किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बनारस से बाहर जाना है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब तुम सफल होकर वापस आओगे तो हम तुम्हें यही मिलेंगे, तुम्हारे स्वागत में, मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक तू मेरे साथ है, आई एम ऑलवेज विन, मैं जल्दी वापस आऊंगा, वंश ने मुन्ना के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मुन्ना वंश को रास्ते भर जरूरी बातें बताता रहा और दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। वंश को ऑनलाइन चीजों की काफी अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह काउंटर की तरफ गया और अपना टिकट दिखाकर बोर्डिंग पास लेकर मुन्ना के पास चला आया। फ्लाइट आधे घंटे बाद थी। वंश ने अपना सामान जमा करवाया, तब तक मुन्ना उसके लिए कॉफी ले आया। मुन्ना ने एक कप वंश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वहां किसी से झगड़ा मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा, वंश ने कॉफी पीते हुए कहा। ऐसे नहीं, हमसे वादा करो, मुन्ना ने अपना हाथ आगे करके कहा तो वंश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर अपना हाथ उसके हाथ पे रखकर कहा, वादा। वंश ने वादा तो कर दिया, क्योंकि उसे पता था मुंबई में उससे झगड़ा करेगा कौन। बातों बातों में फ्लाइट का टाइम हो गया और वंश को निकलना पड़ा। मुन्ना ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा और बाहर चला आया। मुन्ना जीप की सीट पर आ बैठा और जीप स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वंश का सपना पूरा होने वाला है सोचकर मुन्ना मुस्कुरा उठा। वह घर चला आया,
अपने कमरे में आकर मुन्ना ने सूटकेस में कुछ कपड़े रखे, अपना लैपटॉप रखा, कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल रखे और बंद कर साइड में रख दिया। उसे शाम की फ्लाइट से इंदौर के लिए निकलना था। मुन्ना कबर्ड में अपने लिए कपड़े निकालने लगा तो नजर वहां रखी झांझर पर चली गई। मुन्ना को कुछ याद आया और वह तैयार होकर नीचे चला आया। मुरारी ने मुन्ना को देखा तो कहा, अरे मुन्ना, तुम कहीं जा रहे हो क्या? पापा, हम किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंदौर जा रहे हैं। कुछ दिन वहीं रुकेंगे नाना जी के पास और वापसी में काशी को भी साथ लेकर आएंगे। मुन्ना ने कहा, अच्छा, लेकिन बेटा हमें एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास ये सब सुख सुविधा है तो फिर ये नौकरी किस लिए? मुरारी ने पूछा। हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा, और हम इंदौर अपने एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। मुन्ना ने कहा, जब राजनीति के नाम पर तुम्हारी भवेकाएं चढ़ जाती है बे। खैर चलो जाओ इंदौर, हम नहीं रोकेंगे। पर पक्का काम से जा रहे हो या फिर कोई और वजह है? मुरारी ने पूछा। उसे अचानक से याद आया कि गौरी भी इंदौर में ही रहती है। हम चलते हैं, मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। कुछ घंटों बाद मुन्ना वापस आया। उसके हाथ में एक बैग था। मुन्ना ने उस बैग का सामान भी सूटकेस में रख दिया। वह बिस्तर पर आ बैठा और गौरी के बारे में सोचने लगा। गौरी के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। शाम में मुन्ना अपना बैग लिए इंदौर जाने के लिए निकल गया। आज वंश और मुन्ना दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इंदौर, रात 9 बजे। गौरी अपनी किसी कॉलेज फ्रेंड की पार्टी से वापस घर की ओर लौट रही थी। मौसम अच्छा था इसलिए वह पैदल ही चल रही थी। उसने गहरे लाल रंग का लॉन्ग स्कर्ट और उस पर सफेद शर्ट पहन रखा था। बाल खुले थे, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। कंधे पर पर्स का फीता झूल रहा था। गौरी अपने फोन को हाथ में लिए धीमी चाल में चल रही थी। वह कॉलोनी की खाली पड़ी सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। ठंडी हवा से उसे हल्की सिहरन हो रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। साथ ही हवा की वजह से उसके बाल उठ रहे थे। ऐसे मौसम में गौरी मुन्ना को काफी मिस कर रही थी। आज सुबह से ही मुन्ना का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। गौरी चलते चलते रुकी। उसने अपने निचले होठ को बाहर निकालते हुए आसमान में देखकर मन ही मन कहा, क्या महादेव, अपने उस भक्त से कहो ना मुझसे मिलने आए। बारिश की एक बूंद आकर गौरी के गाल पर गिरी तो गौरी मुस्कुरा उठी और धीमी चाल में फिर आगे बढ़ गई। गौरी से कुछ ही दूर उसका पीछा करते हुए एक शख्स चला आ रहा था। वो भी धीमी चाल चल रहा था ताकि गौरी को उस पर शक न हो, लेकिन गौरी मस्त मौला लड़की, वो अपनी धुन में चली जा रही थी। अगले ही पल उसका फोन बजा। गौरी ने बेमन से फोन की स्क्रीन को अपने सामने किया, लेकिन मुन्ना का फोन आते देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हे, सुबह से कहाँ गायब हो तुम? पता है मैंने तुम्हें कितने फोन और मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। तुम ठीक हो ना? कहते हुए गौरी पलट गई तो उसके पीछे आ रहे शख्स को भी पलटना पड़ा। गौरी कुछ कदम उल्टा चली और फिर वापस सही दिशा में चल पड़ी। उसके पीछे चल रहे शख्स ने भी फोन कान से लगाया हुआ था, इसलिए वह भी पलटा और साथ ही अपना सर भी पीट लिया। वो हम सुबह एयरपोर्ट गए थे वंश को छोड़ने। उसके बाद थोड़ा सा काम किया, फिर थोड़ी शॉपिंग की। अब फ्री हुए तो तुम्हें फोन लगा दिया। तुम बताओ, तुमने क्या किया? मुन्ना ने पूछा। मैं दिन भर सो रही थी और अब फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रही हूँ, वो भी अकेले। इतना अच्छा मौसम है लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। गौरी ने उदास होकर कहा। वैसे इंदौर का मौसम कैसा है? मुन्ना ने एकदम से पूछा। बहुत ज्यादा खूबसूरत, लेकिन वेस्ट है। गौरी ने कहा। वेस्ट क्यों? मुन्ना ने सवाल किया। क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। पता है इस वक्त मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन तुमसे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम फिर कहोगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और मैं फिर नाराज होकर फोन काट दूंगी।
और फिर तुम मुझे मनाओगे भी नहीं। गौरी ने आप बीती सुनाई तो मुन्ना हंसने लगा। देखा, तुम हंस रहे हो, तुम्हें मैं कार्टून लगती हूं क्या? गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। हमने ऐसा कब कहा? मुन्ना ने अपनी हंसी को रोक कर कहा। खैर, तुमने पूछा था ना इंदौर का मौसम कैसा है। इस वक्त इंदौर का मौसम इतना खूबसूरत है कि तुम यहाँ होते तो खुश हो जाते और फिर मैं तुम्हें प्यार से देखती, तुम्हारा हाथ थाम कर इस सुनसान सड़क पर चलती और तुम मेरी बकबक सुनते रहते। गौरी ने कहा। हमें तुम्हारी बकबक पसंद है, मुन्ना ने कहा। पर इन सब बातों में सबसे सैड बात यह है कि तुम यहां नहीं हो, गौरी ने कहा और चलते चलते रुक गई। मुन्ना ने सुना तो कुछ देर खामोश रहा और फिर धीरे से कहा, जरा पीछे पलटो। हाँ, क्या? गौरी जैसे नींद से जागी। हमने कहा, पीछे पलटो। गौरी जैसे ही पीछे पलटी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उससे कुछ ही दूर पर मुन्ना खड़ा था। उसने एक हाथ फोन पे लगाया हुआ था और दूसरा हाथ जैकेट की जेब में डाल रखा था। गौरी ने देखा तो दौड़कर मुन्ना के सामने आई। वह मुन्ना को हैरानी से देखी जा रही थी और फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सच में मेरे सामने हो? ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुम गायब हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, तुम इंदौर में कैसे हो सकते हो? शायद ये मेरा भ्रम हो, लेकिन इस जैकेट में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। क्या मैं तुम्हें छूकर देखूं? नहीं, ऐसा किया तो तुम फिर गायब हो जाओगे और ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। शायद मुझे घर जाना चाहिए। कहकर गौरी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, मुन्ना ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गले से लगाते हुए कहा, ये हम हैं, मानवेंद्र। हम सच में तुम्हारे सामने हैं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। गौरी ने जैसे ही सुना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुन्ना के सीने से लगे हुए उसने अपना हाथ धीरे से उसके सीने की बाईं तरफ रखा तो महसूस किया कि मुन्ना का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। गौरी ने उससे चिपकते हुए कहा, ये सच में तुम हो? थैंक यू यहाँ आने के लिए, मैं बहुत खुश हूं। गौरी को बच्चों की तरह खिलखिलाते देखकर मुन्ना मुस्कुराने लगा। उसने गौरी को गले लगाए रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 88। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मुंबई में अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा वंश या तोड़ देगा मुन्ना की कसम? क्या मुन्ना कहेगा गौरी से अपने दिल की बात? आखिर इंदौर में मुन्ना के साथ क्या धमाल मचाने वाली है गौरी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।